तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग का 5th लेक्चर है कैपेसिटर्स का। आज हमारी कोशिश होगी कि हम ऑलमोस्ट चैप्टर को खत्म करेंगे। हमारा एक लेक्चर और बचेगा, इसमें रिमेनिंग पोर्शन हम क्लियर करेंगे। इस वीक हमारा कैपेसिटर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा ज्यादा टॉपिक नहीं बचा है, एक दो मेजर टॉपिक्स हमारे बचे हैं इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद आवर सिलेबस के साथ कंटिन्यू करते हैं। टुडेज डेट इज 9th of June। आज का डेट 9th of June and we are in the 5th lecture of capacitors. लास्ट डे हम लोग क्या बात कर रहे थे? अगर याद हो तो हम लोग लास्ट डे बात कर रहे थे इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। ठीक है, क्या बात किया था हमने बात किया था कि मान लीजिए अगर कोई वायर को हम लोग सिंपल, अगर कोई दो पॉइंट को अगर हम सिंपल कनेक्ट कर देते हैं तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी बिल्कुल सेम होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने बोला कि यहाँ का पोटेंशियल अगर V1 है तो जिसको हमने कनेक्ट किया है, इस वायर से हमने कनेक्ट किया है, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। क्लियर है? सिंपल इसी तरीके से जहां भी दो पॉइंट भी सिंपल वायर से हम कनेक्ट कर देते हैं वो सारे क्या होते हैं? इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। याद की तो मैं ये एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ स्क्रीन पे, मैं इसको एक बार शो ऑफ करने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते हैं पहले पॉइंट, सबसे इसको कहते हैं नेमिंग द पॉइंट्स मेथड, को कहते हैं नेमिंग द पॉइंट्स। तो नेमिंग द पॉइंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले कुछ पॉइंट की नेमिंग करते हैं। इसको हम लोग ए कह सकते हैं और इसको हम लोग बी कह सकते हैं। क्लियर है? बाकी सारे पॉइंट्स पहले से ही नेम्ड है। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या है? ए है। क्लियर है? अगर ये बी है तो ये भी क्या है? बी है। क्लियर है? ये दोनों क्योंकि ये एक ही सिंपल वायर से कनेक्टेड है और ये भी क्या सिंपल वायर से कनेक्टेड है। ये अगर 2 पॉइंट है, ये तो कह सकते हैं पोटेंशियल 2 पॉइंट है, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी ऑलमोस्ट 2 ही हो जाएगा। क्लियर? तो मिला जुला के देखें तो कुल मिला के 3 ही पॉइंट्स हैं मेरे पास। एक है ए, दूसरा है मेरे पास कितना? बी, और उसके बाद कितना है बीच में हमारे पास? 2। ए, 2 और बी, यही 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली हमारे पास बच रहे हैं। अगर मैं बोलूं ए और 2 के, ए और अगर मैं बात करूं, अच्छा एक हमारे पास ए और बी की बात करें तो ए और बी के बीच हमारे पास कितना है? एक कैपेसिटर लगा हुआ है, पहला वाला तो लगा दिया हमने। ए और बी के बीच एक कैपेसिटर। दूसरा, बी और 2 के बीच दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या बना दिया? बी और 2 के बीच कितना लगा हुआ है? दो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। फिर ए और 2 के बीच में दो कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है। फिर ए और 2 के बीच एक और कैपेसिटर लगा हुआ है, वो क्या होगा? वो अलग है, पैरेलल। दूसरा क्या है? 2 और बी के बीच एक और लगा हुआ है, 2 और बी के बीच एक और लगा हुआ है। क्लियर? ये मेरा पूरा का पूरा सारा कैपेसिटर हो गया जो हमने कनेक्ट कर दिया। तो याद रखिएगा हमारा मकसद क्या होता है कि जो सेम पोटेंशियल के पॉइंट है उसको सेम नाम दें हम लोग। अगर ये कर लेते हैं तो हम लोग बड़े आराम से किसी भी बड़े सर्किट को रिजॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? यही होता है इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, हमारे लिए उससे बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? ठीक है, ये टेक्निक है कैपेसिटर्स, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। व्हीटस्टोन ब्रिज तो क्या फायदा होता है? पहले व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं किसका समझते हैं। तो याद रखिएगा हम लोग एक नए टॉपिक पे आए, हेडिंग डाल लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज। याद रखिएगा क्या होता है बेसिकली। it is a network of 5 capacitors। ये 5 कैपेसिटर्स का एक नेटवर्क है। कैसा नेटवर्क? समझने की कोशिश करें। हम क्या करते हैं कि कुल मिलाकर के 4 पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। हम कुल 4 पॉइंट्स अज्यूम कर लेते हैं। 4 पॉइंट्स अज्यूम किया हमने, उसके बाद क्या देखा कि चारों पॉइंट में, चारों में एडजेसेंट पॉइंट्स में क्या लगा दिया हमने? एक एक कैपेसिटर लगा दिया। हमने चारों पॉइंट के बीच में, एडजेसेंट पॉइंट के बीच में 4 कैपेसिटर लगा दिए। ठीक है, मान लीजिए सबका नेम दे दिया हमने। मान लीजिए इसका नाम दे दिया ए, दे दिया इसका नाम बी, दे दिया इसका नाम सी, दे दिया और इसका नाम डी दे दिया।
अब हमने क्या किया कि इसमें से कोई दो ऑपोजिट डाई पॉइंट्स चूज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने बी और डी चूज कर लिया, तो इस ऑपोजिट पॉइंट के बीच में हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के कितने कैपेसिटर हो गए, C1, C2, C3, C4, C5, कुल मिला के 5 कैपेसिटर्स का नेटवर्क है। तो हम क्या करते हैं, दो बीच के बीच में कैपेसिटर लगा दिया है, तो बचे दो ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच हम क्या लगा देते हैं, बचे दो ऑपोजिट पॉइंट्स के बीच हम लगा देते हैं बैटरी। ये अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस में भी पढ़ेंगे। इज इट क्लियर क्या? तो दो पॉइंट के बीच में अगर हमने कैपेसिटर लगा दिया, तो बचे दो पॉइंट के बीच में क्या लगा दिया, बैटरी। यानी कुल मिला के एक 4 साइड का एक फिगर है, में दो ऑपोजिट पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर लगाते हैं, और बचे दो ऑपोजिट पॉइंट के बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं। क्लियर है? इसी अरेंजमेंट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। क्लियर है क्या? दिस अरेंजमेंट इज सेड टू बी व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट ऑफ 5 कैपेसिटर्स को कहते हैं। इन 5 कैपेसिटर के अरेंजमेंट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट। देखते हैं क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर्स है। याद रखिएगा कि इसी का एक पार्ट होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दैट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक कंडीशन होता है कि मान लीजिए आपका ये जो C1 है, C1 बाई C2, मान लीजिए अगर आपका ये C1 बाई C2, C1 और C2 का रेशियो अगर इस C3 और C4 के रेशियो के इक्वल हो जाए, यानी इक्वल्स टू व्हाट, C1 बाई C2 इज इक्वल्स टू C3 बाई C4 हो जाएगा। इज इट क्लियर? दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस अरेंजमेंट को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इसको। इस वक्त होता क्या, अगर ऐसा कंडीशन होगा तो क्या होगा, अगर रेशियो इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, जब ये रेशियो इक्वल हो जाएगा, उस केस में पोटेंशियल ऑफ बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। याद रखिएगा, जिन दो पॉइंट के बीच कैपेसिटर लगा हुआ है, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज 0। इसका मतलब है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर 5, यानी मैं बोल सकता हूं Q5, चार्ज ऑन कैपेसिटर 5 इज आल्सो 0। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो चार्ज कैसे हो जाएगा, Q5 भी क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है क्या? यानी याद रखिएगा, जब रेशियो इक्वल हो जाएगा तो B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और B और D का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो Q चार्ज होगा इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो Q भी कितना हो जाएगा, 0। तो 5 के थ्रू, यानी 5th कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, कोई चार्ज पास नहीं करेगा। बड़ी बात है ये, यानी चारों कैपेसिटर्स में चार्ज पास करेगा, लेकिन सिर्फ एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें कोई चार्ज पास नहीं करेगा। और अगर कैपेसिटर में कोई चार्ज ही पास नहीं करेगा तो उसका कोई मकसद है क्या? अगर बताओ कैपेसिटर में कहीं चार्ज ही नहीं जा रहा है तो क्या उसका कोई मकसद है क्या? क्या वो किसी काम का है क्या? वो किसी काम का नहीं है। तो सर्किट से अब इस 5वें कैपेसिटर को आप भूल सकते हैं। अब सर्किट फाइनली कितना बन जाएगा, फाइनली सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। क्या अब ये सर्किट आसान नहीं हो गया क्या? क्या अब ये C1 और C2 सीरीज में नहीं हो गया क्या? क्या अब ये C3 और C4 सीरीज में नहीं हो गया क्या? क्या सॉल्व नहीं कर लोगे, बोलो? क्या अब सॉल्व हो जाएगा रोशन? क्या ये अब सॉल्व हो जाएगा आर्यन? आर्यन is still sleeping. Ayush, is it clear? Ayush, is it clear? क्या ये क्लियर है? मैंने कहा कि अगर इस तरह के केस में अगर आपका दो कैपेसिटर्स का जो रेशियो है अगर वो सेम हो जाएगा, अगर रेशियो सेम हो गया मतलब वो बैलेंस कंडीशन है। अनबैलेंस कंडीशन बाद में देखेंगे, ये कंडीशन कौन सा बैलेंस कंडीशन है।
और बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाता है, बैलेंस कंडीशन में ऑपोजिट पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो बी और डी का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम, मतलब पोटेंशियल सेम मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। जीरो होगा तो कोई चार्ज फ्लो या पास नहीं करेगा। क्लियर है सबको? क्या क्या अब ये सर्किट सेम हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या? तो दिस इज इट, व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें सबसे ज्यादा अपने को पढ़ना पड़ता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस हम पढ़ेंगे लेकिन करंट में पढ़ेंगे, अभी नहीं। अनबैलेंस हम अभी नहीं, करंट में पढ़ेंगे। क्या ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? लिख लो जल्दी से, जल्दी लिख लो, 30 सेकंड के बाद, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे आप। जल्दी नोट डाउन करें, एवरीवन नोट इट डाउन क्विकली, देन विल राइट इट डाउन। सब लोग जल्दी इसको नोट डाउन करें। आज आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना सकते हो इस चैप्टर का आज के बाद होपफुली, और अगले दिन उसको डिस्कस करेंगे क्लास में। रेगुलर क्लास में ही अगले दिन एनसीईआरटी का डिस्कशन करेंगे, दूसरे चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो चैप्टर है उसका एनसीईआरटी। काफी पार्ट तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, फील्ड पोटेंशियल वाला तो कैपेसिटर में भी ऑलमोस्ट खत्म पे है। अब आप एनसीईआरटी बना सकते हैं, तो अगले दिन हम लोग एनसीईआरटी के साथ बैठेंगे। निमेश, सीरीज में कब रखेंगे और पैरेलल में कब रखेंगे? नेमिंग करते वक्त, यानी आप इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स की बात कर रहे हैं निमेश। इक्वी पोटेंशियल पॉइंट्स में जैसा सर्किट दिया हुआ है, मैं अगर ऐसा बोल दूं निमेश कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गौर से देखें, अगर मैं कहूं सीरीज पैरेलल की बात नहीं है, मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि ए और टू ले लेते हैं, ए और टू ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, ए और टू ले लेते हैं मान लीजिए। तो ए और टू के बीच कौन कौन सा है? ए हमारा कौन कौन सा है? ए हमारा है और टू है। ये हमारा, अगर मैं बोलूं ए है, अगर ये हमारा ए है, एक सेकंड, ये हमारा अगर ए है और ये हमारा टू है, तो ये ए और टू के बीच ये दोनों कैपेसिटर लगे हुए हैं, पूरा कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, हमने वही ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये दोनों सीरीज में नहीं दिख रहा है क्या? कोई हमने अंदाजा नहीं लगाया, हमने ए और टू के बीच दोनों को लगा दिया। उसी तरीके से हमने ए और टू के बीच एक और लगा हुआ है सेट, ए और टू के बीच एक और सेट क्या लगा हुआ है? ये वाला। क्लियर है? तो हमने ये कहा, हमने देखा कि कैसे लगाए, हमने बोला कि सीधा सीधा ए और टू के बीच कितने सेट्स लगे हुए हैं, दो कैपेसिटर का सीरीज और एक कैपेसिटर का सीरीज, पैरेलल है। दो पॉइंट के बीच लगने वाले सारे कैपेसिटर्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ए और टू के बीच दो चीजें लगी, एक कॉम्बिनेशन लगा है और एक सिंगल कैपेसिटर लगा है, ये दोनों पैरेलल होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करें सब लोग, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके मन में ये सवाल पहला उठना चाहिए, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? और अगर है तो क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? अगर होगा तभी हम इसके अगला स्टेप करेंगे। चेक, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है पहले। क्वेश्चन फाइनल आंसर बता रहे हो? एक सेकंड, नहीं रोशन गलत है, रोशन गलत आंसर है। इस क्वेश्चन में इस तरह का 5 कैपेसिटर का सर्किट दिख रहा है, तो पहला सवाल है क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है? पहला पॉइंट यही है। सही है। अगर 4 पॉइंट्स अज्यूम कर लें तो 1 2 3 और 4,
4 पॉइंट्स के बीच ये क्या लगा हुआ है? बिल्कुल सही कह सकते हैं हम लोग, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगला सवाल है, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होना चाहिए? 1/3, 1/3, 1/3। क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? आप बताइए। 1/3 must be equal to what? Must be equal to 2/6। बिल्कुल इक्वल है। 1/3 is equal to 2/6। इज इट क्लियर? ये भी क्या हो गया? 1/3। तो मिला जुला के हम कह सकते हैं कि ये क्या है? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस ब्रिज। दूसरा स्टेप भी हो गया। बिल्कुल सही है अनिमेश रोशन, बिल्कुल सही है अनिमेश रोशन, आंसर सही है। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो अपने आप ही क्या हो जाता है? बीच का कैपेसिटर किसी काम का नहीं रह गया। अब हालत क्या होगी? बीच वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं है अगर, अब तो क्या हो जाएगा? 1 3 2 6, 1 3 2 6। ए और बी के बीच में क्या अब हो जाएगा सॉल्व? क्या अब सॉल्व हो जाएगा? बोलिए, क्या ये बीच का कैपेसिटर हट गया तो क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? 1 और 3 सीरीज में है, 1 और 3 सीरीज में है, याद कर लिए। इसका सी इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 + 1/3 इक्वल्स टू कितना हो गया? 4/3। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/4। सी इक्विवेलेंट इसका कितना हो गया? 3/4 ओम। 2 और 6 का देखते हैं। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 + 1/6 कितना हो गया? 6। 3 + 1 यानी सी इक्विवेलेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा? 6/4। तो कुल मिला के दोनों का सी इक्विवेलेंट आ चुका है। फाइनली दोनों पैरेलल में है। फाइनली क्या है? दोनों पैरेलल में है। क्लियर है? इसका 3/4 हो गया और इसका 6/4 हो गया। फाइनल कितना हो जाना चाहिए? फाइनल सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 3/4 + 6/4 इक्वल्स टू 9/4, 9/4 ओम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको 9/4 ओम क्लियर है? क्या सबको ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर है? यस सर। मैंने बोला कि चेक करें सबसे पहले कि चेक करें सबसे पहले कि आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। तो बैलेंस्ड है कि नहीं? बैलेंस है तो बीच का कैपेसिटर हटा दे, सिंपल सर्किट सॉल्व हो जाएगा सीरीज पैरेलल में। ठीक है, जल्दी से 30 सेकंड का टाइम देता हूं, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। जल्दी नोट इट डाउन। किसी स्टेप में दिक्कत है तो पूछिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई वन मोर। इस क्वेश्चन को ट्राई करें सब लोग। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? सबसे बनना चाहिए। वेरी गुड अनिमेश, वेरी गुड अनिमेश। रोशन सही है। जिन्होंने थोड़ी भी समझदारी लगाई होगी वो इसका आंसर 1 सेकंड में दे देंगे।
नहीं दिव्यांशु, गड़बड़ हो गया। दीक्षा सही है, दीक्षा सही है। पहला सवाल मेरा मेरा पहला सवाल, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? सब लोग बताइए, क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है? पहले ये बताओ, इसके बिना तो कोई सवाल आगे बढ़ ही नहीं सकता है। दीक्षा ने कहा यस, बाकी लोग? आशुतोष, अंशु, निखिल, रितेश, सौरभ, तमन्ना, इज इट अ व्हीट स्टोन ब्रिज? चेक करना हो तो कुछ नहीं करने की जरूरत है, अपने को 4 पॉइंट्स बना लेने की जरूरत है। अपने को कुल 4 पॉइंट्स बना लेने की जरूरत है। अब इन 4 पॉइंट्स को अगर गौर से देखें तो चारों पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, पहली पहचान। दूसरा, एक डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं इसको चाहे तो ऐसे भी शो कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, क्या ये बैलेंस है? क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है? तो क्या लिखेंगे, 1/3 इक्वल्स टू 2/6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/3। दोनों ये सेम है, तो ये भी मान लेंगे ये क्या है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। आगे बढ़ते हैं, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, बीच वाले कैपेसिटर को भूल जाएंगे। बीच वाले कैपेसिटर को भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा 1326। अभी अभी यही क्वेश्चन तो सॉल्व किया था, 1326 का। 1326 का यही क्वेश्चन सॉल्व किया था ना। कितना आया था, आर इक्विवेलेंट 9/4 आया था क्या? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया था, 9/4 ओम आया था क्या? नहीं नहीं, व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम नहीं है रोशन, व्हीटस्टोन बस एक अरेंजमेंट हो कह रहा है। 9/4 ओम, 9/4 ओम। इज इट क्लियर? क्या सबको समझ में आ गया? ये सेम अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल है ये। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। लेट्स ट्राई वन मोर। ये अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है, ये सब एक ही चीज को शो करना चाह रहा है। ठीक है, ट्राई करें इसको सोचें, इसके बारे में थोड़ा सोचें, ट्राई करें। इस क्वेश्चन को भी ट्राई करें। इस क्वेश्चन का फिगर थोड़ा अलग बनाना पड़ेगा हमको। दिव्यांशु सही आंसर है, आंसर सही है दिव्यांशु। कई लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये क्या इक्वी पोटेंशियल मेथड से पॉइंट आउट कर दें क्या? नहीं, व्हाट करेक्ट आंसर फ्रॉम दिव्यांशु? मान लीजिए आपका ये पॉइंट जो है वो x है, मान क्यों लीजिए है ही, ठीक है, x है, ये z है। अगला पॉइंट ये कौन सा है, ये है z। इस पॉइंट का हमने कोई नाम नहीं रखा है तो मान लेते हैं q, t। क्लियर है? सारे पॉइंट का नेमिंग हमने कर दिया। t को हम लोग जल्दी y भी कह सकते हैं, एक ही लाइन में है, कोई इक्वी पोटेंशियल पॉइंट।
तो मेरे पास कुल मिला के 4 पॉइंट्स हैं, कुल मिला के मेरे पास 4 पॉइंट है, एक्स है, जेड है, क्यू है, वाई है, क्लियर है? कुल मिला के 4 पॉइंट्स है हमारे पास, ठीक है। अब सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए हमने क्या बना दिया, स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाया, अलग लाइन में बनाया। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्स और जेड पे, अब मैं बात कर रहा हूँ एक्स और जेड के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है। आगे अगला क्या है, जेड और क्यू के बीच है। आगे उसके बाद कितना है, क्यू और टी के बीच में है, क्यू और वाई के बीच में है, क्यू और वाई के बीच में है। उसके बाद देखें, उसके बाद क्या है, एक्स और क्यू के बीच में भी है। उसके बाद देखें एक्स और क्यू के बीच में है। उसके बाद वाई और जेड के बीच में भी है, वाई और वाई और जेड के बीच में है, एक्स और वाई के बीच नहीं है, एक्स एंड वाई, वाई और जेड के बीच में, ठीक, वाई और जेड के बीच में, ठीक है, वाई और जेड के बीच में। मतलब यहाँ बहुत ही क्लियर है कि अपने पास एक्स और वाई के बीच निकाला हमने, थोड़ा इसको सर्किट को गलत रिजॉल्व किया, या हमें सर्किट कुछ ऐसा बनाना चाहिए था, एक्स और वाई होता, उसके अलावा हर 2 पॉइंट के बीच कैपेसिटर लगा हुआ है, ये होता हमारा, ये हमारा होता है जेड और ये होता है हमारा क्यू। एक्स और वाई को छोड़ करके हर 2 कैपेसिटर के बीच कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है? कुल मिला के ये 5 कैपेसिटर्स का सर्किट है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, नहीं है क्या? ये भी 6 है और ये भी 6 है, क्लियर है क्या? ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो क्या ये बीच वाला कैपेसिटर किसी काम का होगा क्या? बीच वाला कैपेसिटर किसी काम का नहीं होगा, तो क्या एक्स एक्स के साथ लिख सकते हैं क्या? सिक्स 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 सिक्स, ये 6 और 6 कितना बन जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी 6 और 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दोनों पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी व्हाट, करेक्ट आंसर वुड बी 6 माइक्रोफैराड। इज इट क्लियर? क्या क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? हमने एक बस गलती जो यहाँ इस फिगर को बनाने में किया है, हमने इस फिगर को बनाने में एक ही गलती किया कि जो एंड वाले पॉइंट्स हैं उनको ऑपोजिट बनाते हैं हम लोग, उनको उनके पीछे दिमाग नहीं लगाते। जो एंड वाले पॉइंट्स हैं एक्स और वाई, इनको हम लोग ऑपोजिट लगाना चाहिए था। बाकी आपको जो बाकी पॉइंट्स हैं जेड और क्यू, इसको जहां मन वहां लगा देना चाहिए था, ठीक है। एक्स और जेड के बीच कैपेसिटर है, क्यू और वाई के बीच कैपेसिटर है, जेड और वाई के बीच भी कैपेसिटर है, एक्स और क्यू के बीच में भी कैपेसिटर है, क्लियर है? और फाइनली जेड और क्यू के बीच में भी कैपेसिटर है, ठीक है। अनिमेश ने पूछा है 6 या 3 होगा। अनिमेश, अनिमेश बड़ा सिंपल देखो ना, 6 और 6 पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। और इधर से मिला के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 नहीं हो जाएगा? बोलिए, क्या 6 नहीं हो जाएगा? ठीक है, चलिए, यही था अपना बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने पढ़ा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इसको जान लेते हैं, स्टेप्स जान लेते हैं और एक क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। क्या होता है ये इनफाइनाइट सीरीज? कभी कभी हमें ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एडिशनल क्वेश्चन में थोड़े बहुत इसमें पार्ट दिया गया है आपको, इसीलिए करना हमारे लिए बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, मान लीजिए कोई एक कैपेसिटर है, इस तरह का सर्किट है, ऐसा ऐसा करके इनफाइनाइट सर्किट है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके इनफाइनाइट सर्किट है। मान लीजिए इस तरह कोई इनफाइनाइट अरेंजमेंट है जो चलता ही रहेगा, मान लीजिए। और मान लीजिए कि सिमिलर है, एक ही तरह का है, ये सी है, मान लीजिए ये भी सी है, कुछ ये सी है, तो ये भी सी है, ये भी सी और सी है। तो एक बात तो आप भी मेरी मानोगे कि सर ये रिपीटिशन हो रहा है, ये सर्किट के एक एक पार्ट का रिपीटिशन, रिपीट क्या हो रहा है,
ये सी और सी का कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है बार बार। तो हमने सोचा कि आखिर इसको कैसे बनाएं। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है कि इसके इक्विवेलेंट को, इसके टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को हम लोग मान लेते हैं कुछ x। इसके टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मान लेते हैं हम लोग x। फिर हम लोग सोचते हैं कि मान लीजिए इनफाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट है तो इस कॉम्बिनेशन में से एक कैपेसिटर का सर्किट पार्ट निकाल भी लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर कोई इनफाइनाइट कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, उसका वैल्यू अगर इक्विवेलेंट सी एक्स आ रहा है, तो अगर एक निकाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक साथ। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि हम अपने अपने में से इस पार्ट को छोड़ के बाकी आगे का एक सेट निकाल लेंगे। ठीक, हमने मान लिया कि यही मेरा सर्किट है और इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। जब इसको रिमूव कर देंगे तो हमने देखा कि इसका भी जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट ही आएगा। इसका भी इक्विवेलेंट होगा वो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एक्स ही होगा। क्लियर है क्या? इसका भी मैं कह रहा हूं, नहीं दीक्षा, मैं कह रहा हूं निमेश कि अगर एक पार्ट को निकाल भी दोगे तो क्या असर पड़ेगा? क्या नेग्लिजिबल असर पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि उसमें से एक पार्ट को निकाल लिया, आगे वाला पार्ट को। तो हमने बोला उसके पीछे उसके बाकी पूरे पार्ट का कितना इक्विवेलेंट होगा, तो हमने बोला उसका भी इक्विवेलेंट एक्स ही होगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सर्किट में उस सारे पार्ट को रिमूव कर देंगे। हम क्या मान लेंगे कि अच्छा ये सारे पार्ट मेरे क्या हो गए, अब सबका इक्विवेलेंट कितना है अपना, सबका इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एक्स। ये तो अपना सी सी है। क्लियर है? अब आपके पास एक छोटा सर्किट बन गया। अगर मैं बोलूं कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट कितना है, इसका इक्विवेलेंट कितना, इक्विवेलेंट हम जानते हैं इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एक्स। पहले जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग सर्किट को, और सॉल्व करेंगे तो ये सी और एक्स पैरेलल में है, कितना हो जाएगा, सी प्लस एक्स, और ये कितना है, सी है। क्लियर है? और इसका इक्विवेलेंट कितना है टोटल, एक्स। अगर मैं बोलूं कि 1/c इक्विवेलेंट वो इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/c प्लस x, तो 1/x इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/x इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/c प्लस x। क्लियर है? तो अब फाइनली सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। 1/x इक्वल्स टू c प्लस x इंटू c बाई c इंटू, ठीक है, c प्लस एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई c इंटू सी प्लस एक्स। जल्दी सॉल्व करते हैं हम लोग, ना हो जाएगा 1/x इक्वल्स टू 2c प्लस एक्स बाई c इंटू सी प्लस एक्स। सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, x नहीं निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 2cx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू c प्लस सी एक्स। सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। क्या ये सबको क्लियर है? मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो 1,00,000 पार्ट रिपीट हो रहा है, तो मैं उसमें से फर्स्ट पार्ट को छोड़ के बाकी सबको हटा एक मान लूंगा और बोलूंगा कि जो पूरे का इक्विवेलेंट होगा वही इस पार्ट का भी इक्विवेलेंट होगा। एक पार्ट हटा के भी उतना ही इक्विवेलेंट होगा जितना पूरा लेके इक्विवेलेंट होगा। क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये लॉजिक क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो ही हम अपना अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। लेट मी नो, बताइए। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसी जो अभी हमने पढ़ा है उसी को यूज करके इस क्वेश्चन को करेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा कैपेसिटेंस निकालने का। इसके बाद हम लोग नए टॉपिक में एंटर कर जाएंगे। ट्राई दिस। इसके बाद हम लोग डाई इलेक्ट्रिसिस पढ़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। ये क्वेश्चन आप मान लो कि बहुत अच्छे लेवल का है, एग्जाम में बहुत कम आने के चांसेस होंगे, बट स्टिल
आप इसका इक्विवेलेंट कुछ मान लीजिए, इसका इक्विवेलेंट आप कुछ मान लीजिए। फर्स्ट स्टेप है सी इक्विवेलेंट मान लीजिए कुछ क्या होगा, x होगा। वेरी गुड रोशन, एक्सेलेंट, सही है। उसके बाद जो पार्ट रिपीट हो रहा है उसका एक एक पहला वाला छोड़ दीजिए, उसके बाद वाला पूरा को एक पार्ट में बना लीजिए, ठीक है। अब इनफाइनाइट था, उसमें एक आगे वाला हटा दिया बस, तो बाद में फर्क थोड़ी ज्यादा पड़ेगा। इसका भी इक्विवेलेंट कितना होगा, सी इक्विवेलेंट ही होगा। क्लियर है, देखते हैं। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या माना है यहाँ पे, एक्स मानना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। खैर, तो मान लेते हैं ए बी, वन टू एक्स, ठीक है, 1 2 और x। क्लियर है। हमने इस पूरे बचे हुए पार्ट को क्या मान लिया, इस पूरे पार्ट को x मान लिया इक्विवेलेंट, और हम जानते हैं कि इस पूरे का इक्विवेलेंट भी कितना है, x ही है। क्लियर है, देखते हैं क्या होगा। अगर मैं बोलूं ये 2 और x सीरीज में, ये 2 और x सीरीज में, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/c इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/x, 1/c इक्वल्स टू 2 प्लस x/2x, c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2x/2 प्लस x। ये मेरा टोटल c इक्विवेलेंट आ जाएगा सिर्फ इन दोनों सीरीज को सॉल्व करके। अगर सीरीज को सॉल्व किया है तो अब मेरे पास गौर से देखिए कितना आ रहा है, 1। मेरे पास अब फाइनल आ चुका है ये कुछ इस तरह का, 2x प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना है, इक्वल्स टू मेरा है यहाँ पे 1, मेरा कितना है 1। अब ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 2x/2 प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, टोटल का इक्विवेलेंट हम जानते हैं कितना है, x है। क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू x, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 2, 3x प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कितना हो जाएगा सॉल्व, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या x क्या वैल्यू x माइनस 2 और x प्लस 1 आ रहा है क्या, इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। क्या ये सबको क्लियर है, इक्वल के जगह पे डॉट हो गया है, ठीक, क्लियर है सबको, दिव्यांशु क्या ये सबको क्लियर है, क्या आप सॉल्व कर लोगे इस तरह क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लें, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डाई इलेक्ट्रिसिस पढ़ेंगे, जल्दी नोट डाउन, 30 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिसिस से खूब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग नया टॉपिक, वो है डाई इलेक्ट्रिसिस। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये एग्जाम में बोर्ड्स एग्जाम के लिए ये बहुत बड़ा ये एक स्कोप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। समझते हैं, शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं डाई इलेक्ट्रिसिस। नहीं रोशन, इसी का लास्ट टॉपिक है, इसी का लास्ट टॉपिक है, इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिसिस। डाई इलेक्ट्रिसिस
हेडिंग डालें डाई इलेक्ट्रिसिस, हेडिंग डालें डाई इलेक्ट्रिसिस, ठीक है, इसको भूल जाइए इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अगले स्लाइड में थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं यहीं पे लिखना शुरू कर रहा हूँ। डाई इलेक्ट्रिसिस, ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिसिस किसको कहते हैं, किस चीज को हम लोग डाई इलेक्ट्रिसिस कहते हैं, तो जनरली याद रखना बेसिकली those materials those materials those materials which are which are non-conducting or insulator in nature. Is it clear? डाई इलेक्ट्रिसिस किसको कहते हैं, तो ऐसा मटेरियल जो पूरा कंडक्टर हो, ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, आर बेसिकली टर्म्ड एज डाई इलेक्ट्रिसिस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या डाई इलेक्ट्रिसिस क्लियर है क्या? ऐसा मटेरियल जो एक नॉन कंडक्टिंग हो या नेचर में इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, कंडक्टर नहीं हो सीधा सीधा, दैट आर कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिसिस। हम बहुत हद तक इस चैप्टर में कंडक्टर की बात की। एयर सबसे बड़ा, अनिमेश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, सर एक इंसुलेटर का एक एग्जांपल दीजिए। सबसे बड़ा एग्जांपल तो एयर है, सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो क्या है, एयर है। क्लियर है? एयर इज अ बिग इंसुलेटर। क्लियर है? एयर सबसे बड़ा इंसुलेटर है। क्लियर है? तो हम लोग एक जानते हैं कि हर मीडियम जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, हर मीडियम जो है उसका अपना एक परमिटिविटी होता है। ठीक है, तो लिख देते हैं each dielectrics has own relative permittivity also known as डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। याद रखिएगा इसको, हम लोग बार बार इसको ये वर्ड यूज करते थे पहले, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहला नाम नहीं सुन रहे हो, ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जनरली इसको के से रिप्रेजेंट करेंगे हम, याद रखिएगा। हर मटेरियल का अपना अपना डाई इलेक्ट्रिक, हर डाई इलेक्ट्रिक का अपना अपना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। एयर का 1 होता है, याद रखिएगा। एग्जांपल में याद रखिएगा, एग्जांपल में एयर का 1 होता है। ऑयल का, जनरली किरोसिन का 80 होता है। याद रहेगा ना? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, किरोसिन का कह सकते हो। अनिमेश ने कहा कि सर क्या डाई इलेक्ट्रिसिस का दूसरा नाम इंसुलेटर है क्या? बिल्कुल सही है, एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है बेसिकली। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, सीधा हिसाब है इसका। याद रखिएगा, अगर मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो, मेटल तो कंडक्टर होता है ना, मेटल की अगर बात करोगे तो मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर है? याद रखिएगा, मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी हो जाता है। इज दिस क्लियर? क्या सबको डाई इलेक्ट्रिसिस क्लियर है क्या? एक सिंपल मटेरियल जो नॉन कंडक्टर हो, क्या ये सबको क्लियर है? से यस इफ इट्स क्लियर। आयुष, शोएब, अनिमेश, अंशु, आशुतोष, दीक्षा, रितेश, रोशन, रिवांश, संदेश, सौरभ, तमन्ना। से यस इफ इट्स क्लियर, तभी हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, एयर को मटेरियल तो है, एयर भी एक मीडियम है ना? क्या एयर भी तो एक मीडियम है ना रोशन? ठीक है, संदेश क्लियर है? रिवांश, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा हम लोग। अब आखिर क्या डाई इलेक्ट्रिसिटी से कोई टाइप्स भी होते हैं क्या? बिल्कुल,
डाई इलेक्ट्रिसिस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं। डाई इलेक्ट्रिसिस, डाई इलेक्ट्रिसिस, डाई इलेक्ट्रिसिस are of two types, are of two types। याद रखिएगा, डाई इलेक्ट्रिसिस जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोलर, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर देखते हैं, एक एक करके देखते हैं, पोलर और नॉन पोलर को अलग अलग देखते हैं क्या होता है। अगर मैं सीधे सीधे बोलूं, अगर मैं बात करूं पहले पोलर की बात, पहले मैं बात करता हूं पोलर की। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अगर आप अंदर देखोगे तो क्या होता है, एक डाइलेक्ट्रिसिस कैसे बना होता है, एक मॉलिक्यूल से बना होता है जो न्यूट्रल इन नेचर होता है। क्या होता है कि एक कोई भी मटेरियल जो होता है वो एक न्यूट्रल से बना होता है, मेटल से बना होता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं और उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी कुछ होता है और कुछ नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कुछ इस तरीके से रैंडमली अरेंज होता है। तो क्या होता है, कुछ रैंडमली अरेंज होता है, कुछ ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस कोई रैंडमली अरेंज, ठीक है। तो अगर मैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है आर रैंडमली अरेंज्ड, ठीक। लेकिन अगर मैं लिखूं इसके बारे में, पोलर के बारे में लिखता हूं, पोलर के बारे में लिखूं तो मॉलिक्यूलर डाइपोल्स are randomly arranged, are randomly, are random and have no net dipole moment, no net dipole moment, no net dipole moment। बड़ी स्ट्रेंज बात है, आप बोलोगे सर अगर ये पोलर है तो पोलर में भी कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, पोलर मॉलिक्यूल में भी कोई डाइपोल मोमेंट अंदर में नहीं होगा और नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो होगा। इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर? क्या ये सबको क्लियर है? डाइलेक्ट्रिसिस का पहला टाइप है पोलर मॉलिक्यूल। लिखिए सब लोग, पोलर पहला टाइप है पोलर। नॉन पोलर के बारे में बात करूंगा। इस केस में पोलर में देखिएगा तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कितना होगा, वो जीरो होगा। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास डाइपोल मोमेंट जरूर है पर सब, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होता है डाइपोल मोमेंट, तो अगर पूरे अगर सारे मॉलिक्यूल का जोड़ के देखेंगे तो नेट कितना हो जाएगा, जीरो। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या पोलर मॉलिक्यूल्स क्लियर है क्या सबको? क्या सबको पोलर मॉलिक्यूल्स क्लियर है? मतलब डाइपोल है लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है, ठीक। अब आगे बात करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखते हैं, लिख लो जल्दी से, इतना जल्दी लिखो इतना। आज के बाद कोई पूछे कि डाइपोल कितने तरह का, कोई डाइलेक्ट्रिक्स कितने तरह का होता है, तो दो, पोलर और नॉन पोलर। लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट कितना होता है एक मटेरियल में, जीरो। एटलीस्ट पोलर में तो जीरो होता है। चलो थोड़ा नॉन पोलर भी देख लेते हैं, थोड़ा नॉन पोलर भी देख लेते हैं। नॉन पोलर, छूट रहा हो लिखना हो तो जरूर बताया करो। नॉन पोलर में रुक जाऊंगा। नॉन पोलर, तो तुम लोग ये बताओ कि लिख लियो नहीं लिखे हो तो
मैं टाइम दे दूंगा। नॉन पोलर क्या होता है कि नॉन पोलर में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करता है या सुपरसीड करता है। मतलब कि ये दो चार्जेस हैं, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो कि पोलर में था, तो इनके बीच डाइपोल मोमेंट होगा। कि आप बताओ, दोनों अगर एक ही जगह पे आ जाएंगे तो क्या कोई डाइपोल मोमेंट होगा क्या? टेल मी। डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्या होता था? Q इंटू डी होता था क्या? टेल मी। क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू Q इंटू डी होता था क्या? तो अगर डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगा तो क्या डाइपोल मोमेंट हो पाएगा? नहीं। तो याद रखिएगा, पोलर मॉलिक्यूल्स में दिक्कत यही होती है कि मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ सुपर कोइंसाइड कर जाता है। जब एक साथ सुपर कोइंसाइड कर जाता है तो कोई डाइपोल नहीं होगा। तो दो पोलर और नॉन पोलर की बात करो तो दोनों में एक चीज है कि टोटल डाइपोल मोमेंट दोनों में जीरो है, लेकिन पोलर में एक एक मॉलिक्यूल के पास अपना डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन ओवरऑल जीरो होता है। नॉन पोलर में इंडिविजुअल भी जीरो होता है। क्लियर है? तो लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस of each molecule coincide, hence no electric dipole moment, no electric dipole moment, no electric dipole moment। क्या सबको क्लियर है ये बात? hence no net electric dipole moment। क्या ये सबको क्लियर है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं, इस वजह से नॉन पोलर में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। यानी आज के बाद दिमाग में रखना है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिसिटी दे दे आपको, डाइपोल मोमेंट नहीं होता उसमें, कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, कोई पोलैरिटी उसमें नहीं होती है। क्लियर है? इज दिस क्लियर? केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो पोलर नॉन पोलर। अनिमेश, दोनों का डिफरेंस कुछ नहीं है, एक ही डिफरेंस है। दोनों में पोलर मॉलिक्यूल्स में एक एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है लेकिन ओवरऑल वेक्टर सम जीरो होता है। नॉन पोलर में एक एक मॉलिक्यूल के पास भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं? एक ही जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? हेडिंग डालें कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। हेडिंग डालें कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक, पहला। और इसका फर्स्ट पार्ट लिखें, ए पार्ट, इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। बिना डाइलेक्ट्रिक का कैसे स्थिति होती है वो चेक करना चाहते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। फर्स्ट पार्ट है उसका इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फर्स्ट पार्ट। मतलब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यानी सीधा सीधा मान लो एयर है बीच में। मतलब कहने का मतलब कोई एक्सटर्नल बाहर से मीडियम हमने नहीं डाला है। ठीक है? तो आप ये मतलब कि नॉर्मल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं, सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम कुछ नहीं डाला है। तो आपको भी पता है कि एक प्लेट के पास कितना चार्ज होता है? प्लस क्यू चार्ज होता है, और दूसरे के पास कितना होता है? माइनस क्यू चार्ज होता है। डन। एक के पास प्लस क्यू, दूसरे के पास माइनस क्यू। अगर इसी का अगर चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करें तो क्या कहेंगे? एक के पास कितना होता है? प्लस सिग्मा होता है, दूसरे के पास कितना होता है? माइनस सिग्मा होता है। क्लियर? सिग्मा मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा जानते हो ना क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? क्यू अपॉन ए। सीधा सीधा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। चलिए, तो मान लीजिए कि किसी बीच के पॉइंट पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं, पी।
तो P पे फील्ड हम निकालेंगे तो दोनों प्लेट्स की वजह से निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव प्लेट की वजह से। अगर पॉजिटिव प्लेट की वजह से देखेंगे तो फील्ड क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। फील्ड क्या हो जाएगा, अवे हो जाएगा। इसको कहेंगे E प्लस। और अगर नेगेटिव की वजह से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव की वजह से 2 वाट्स होगा, ये कितना हो जाएगा, E माइनस। अब मैं कह रहा हूं कि टोटल फील्ड जो बीच में होगा, जो टोटल फील्ड लगेगा वो क्या होगा, E प्लस प्लस E माइनस इक्वल्स टू, E प्लस कितना हो जाएगा, प्लस की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद होगा। और माइनस की वजह से भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल फील्ड कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इज दिस क्लियर? क्या मैंने बोला कि दोनों प्लेट के बीच में फील्ड जो होगा वो क्या होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों प्लेट की वजह से फील्ड को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। कि मैं बात कर रहा हूं सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। याद करो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। इज दिस क्लियर? उसके बाद याद करें, मान लीजिए कि पहला प्लेट ए है और दूसरा प्लेट बी है, तो दोनों के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको भी पता है कितना होता है, E इंटू डी होता है। डी बोले तो क्या, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता है, याद है। तो क्या हो जाएगा, याद कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, sigma upon epsilon naught upon d. Is this clear? क्या ये सबको क्लियर है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये मेरा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। याद करिए, कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, Q बाई वी ए भी पढ़ा था क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। याद कीजिए, Q बाई वी होता था इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया था। बोलिए, क्या ये फॉर्मूला याद है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये मैंने बस रिकॉल करवाया है आपको। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं होता था तब हम लोग कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे और कितना होता था। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? शोएब क्लियर है क्या? शोएब, अनिमेश, दिव्यांशु, आयुष, क्या ये पार्ट क्लियर है क्या, कि दो एक सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या फील्ड कितना होता था, दोनों फील्ड कैसे निकलता था, प्लस की वजह से और माइनस की वजह से। उसके बाद कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे दोनों प्लेट के बीच, कैसे हम लोग फिर कैपेसिटेंस निकालते थे। क्लियर है क्या? ये बिल्कुल मैं ये आपके कॉपी में मिल जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के डेरिवेशन में। लेकिन अब हम लोग कुछ नया चीज पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या। मान लीजिए कि दोनों प्लेट के बीच अगर हम लोग एक मीडियम डाल दें, एक डाई इलेक्ट्रिसिस को बाहर से फिट कर दें, तब क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा, देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारा बी पार्ट है, इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। पिछला क्या था, एब्सेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, दूसरा क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। तो हम पहले की तरह हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, कितना था, प्लस सिग्मा, और दूसरा क्या था, माइनस सिग्मा। प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा था, ठीक है। अब हमने इसके बीच क्या कर दिया, एक इंसर्ट कर दिया, हमने इंसर्ट कर दिया एक डाई इलेक्ट्रिसिस को, ठीक है। हमने क्या इंसर्ट कर दिया, एक डाई इलेक्ट्रिसिस को, ठीक। डाई इलेक्ट्रिसिस जो इंसर्ट किया, मान लेते हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, लिख लेते हैं। कंसीडर
a dielectrics electrics is inserted between plates of capacitor clear है? Between plates of capacitor हमने कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक्स इंसर्ट कर दिया है, ठीक है, और लिख देते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बी के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बी के। तो आप मेरे से एक सवाल पूछना चाहते हो, क्या वो है? वो पूछना चाहते हो सर ये पोलर है कि नॉन पोलर? मैं कहता हूं कोई भी है, पोलर हो या नॉन पोलर हो। जब इसको मान लेते हैं नॉन पोलर, जब नॉन पोलर होगा तो ये क्या हालत होगी इसके अंदर की हालत कुछ ऐसा होगा क्या? इसके अंदर का हालत कुछ ऐसा होगा क्या? कुछ बोलिए। क्या हालत कुछ इसकी, जब बनाना मत है, जब नॉन पोलर पहले बाहर में था तो इसकी हालत डाइपोल्स की कैसे होगी? कुछ रैंडमली अरेंज होगी। लेकिन होता क्या है कि जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग डालते हैं तो सारे के सारे डाइपोल्स क्या होते हैं? प्लेट से अट्रैक्ट होते हैं और क्या होते हैं? इसके अंदर के फील्ड के अलोंग अलाइन होते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है जब फील्ड के अलोंग अलाइन होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। तो हमेशा डाइपोल चाहता है कि अपने आप को फील्ड के अलोंग अलाइन कर ले। तो अब क्या हमने देखा, जैसे ही हमने इसको अंदर इंसर्ट किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि बाहर के फील्ड की वजह से ये डाइपोल्स सीधे हो गए, डाइपोल्स क्या हो गए? सीधे अलाइन हो गए। डाइपोल्स क्या हो गए? फील्ड के अलोंग अलाइन कर गए। इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से क्या बन गया? बॉडी के अंदर क्या आप एक नेट डाइपोल मोमेंट नहीं आ जाएगा? आप बताओ, क्या इस बॉडी के अंदर अब एक डाइपोल मोमेंट नहीं आ गया क्या? इसी प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। कि कोई हमारा जो इंसुलेटर था बाहर में कोई डाइपोल मोमेंट नहीं था, कि जैसे ही उसको एक्सटर्नल फील्ड में हमने डाला उसके सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल्स अरेंज हो गए सिंगल डायरेक्शन फील्ड के अलोंग। हमारा फील्ड का डायरेक्शन क्या है? गौर से देखिए, हमारा फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, और सारे का सारा डाइपोल जो है वो क्या हो गया है? वो सारा का सारा डाइपोल इसी डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, सारा का सारा डाइपोल फील्ड के अलोंग अलाइन कर गया है। क्लियर है? तो अब हम ये मान सकते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे इस डाइलेक्ट्रिक्स में अब एक क्या कह सकते हैं? पोलराइज हो गया है। इसके अंदर क्या इंड्यूस हो गया? अब एक नेट डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया। तो पोलराइजेशन को डिफाइन करना जरूरी है थोड़ा सा। पोलराइजेशन क्या होता है समझते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा, आप आगे लिखते हैं। ये फिगर यही बनेगा जो अभी बोर्ड पे बना हुआ है। अगर मैं बात करूं पोलराइजेशन, ये क्या होता है? पोलराइजेशन की बात कर रहा हूं, लिख कह सकते हैं इट इज द फेनोमेनन ऑफ inducing net dipole moment in a dielectric when placed
इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, याद रखिएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक याद रखिएगा कि अगर इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तभी पोलराइजेशन होगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको इंसर्ट नहीं करेंगे तो पोलराइजेशन नहीं होगा। तो अगर अपने को पोलराइजेशन होना है तो इट मस्ट बी इंसर्टेड इनटू व्हाट, इंसर्टेड इनटू एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करेंगे तभी हमारे इसके अंदर डाइपोल मोमेंट एस्टेब्लिश होगा। क्या ये क्लियर है? क्या सबको पोलराइजेशन क्लियर है? क्या होता है, कितना होता है, बात की बात है। क्या ये बेसिक पोलराइजेशन क्या होता है ये समझ में आया क्या? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने कहा कि एक डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कोई इंड्यूस नहीं, इंडक्शन नहीं था। जैसे ही उसको हमने डाला है फील्ड के अंदर, वो एक इंडक्शन हो गया उसमें। ठीक है, क्लियर है सबको? ग्रेट, वेरी गुड। अब समझते हैं कि ये इसको और क्या इसमें और क्या हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, आखिर ये फील्ड का क्या होगा इसके अंदर, डाई इलेक्ट्रिक के इंड्यूस करने की वजह से फील्ड में क्या चेंज आएगा? इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हम लोग इसका अगला एक सब हेडिंग डालेंगे, चार्ज इंड्यूस्ड। देखो इतना तो आप मान चुके हो, देखो आप इतना तो मान चुके हो, अगर मैं बोलूं आप जानते हो कि इसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है, पोलराइज हो चुका है, क्योंकि आप जानते हो कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया है। और ये भी आप जानते हो जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा उतना ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट एस्टैब्लिश होगा। ठीक बात है, मैं मानता हूँ। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए इसके अंदर, दिव्यांशु स्लाइड नीचे कीजिएगा, लिखना है क्या? लिख लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं, मैं रुक जाता हूँ 30 सेकंड, नो नीड टू वरी, मैं वेट कर लेता हूँ, लिख लो जल्दी से। जरा फिगर भी साथ साथ बनाते चलना। हो गया, ठीक है दिव्यांशु। देखते हैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस मैं देख रहा हूँ क्या होता है। तो हमने देखा कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, उसमें पोलराइज हो गया है, मैंने मान लिया। तो मैं ऐसा कुछ मानता हूँ कि मान लीजिए इतना तो आप भी मानते हो कि जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा, टोटल नेट डाइपोल मोमेंट पोलराइज जो होगा, अगर मैं पूरे इस डाइलेक्ट्रिसिस की बात करूं तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कुछ इसी तरफ इंड्यूस होगा। नेट डाइपोल मोमेंट मैं इसको कह सकता हूं नेट डाइपोल मोमेंट, लिखने की जरूरत नहीं है, इधर ही इंड्यूस होगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर इधर इंड्यूस होगा तो वी कैन अज्यूम कि इसके इस इंसुलेटर के, अगर मैं बोलूं कि इस डाइलेक्ट्रिसिस के इनर सरफेस पे एक चार्ज इंड्यूस हो गया है बाहर के कंडक्टर के, बाहर के प्लेट्स की वजह से, और मान लेते हैं कि इसके ये एंड इसका नेगेटिव है, मान लेते हैं माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड, और इस सरफेस पे जो इंड्यूस हुआ है वो कितना हो गया, प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड। अब आपको लगेगा चार्ज कैसे मान लिया आपने, तो मैं कह रहा हूं कि मान लो एक डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट के हिसाब से ऐसा अज्यूम नहीं कर सकते कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज है। एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, और इसके वजह से क्या हो रहा है, डाइपोल हो रहा है, टोटल डाइपोल। मैंने मान लिया कि इसके एक साइड में नेगेटिव चार्ज है इस इंसुलेटर के, मान लिया, मैं कह रहा हूँ है नहीं, मैं कह रहा हूँ दूसरे में क्या हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज। तो हम एक लाइन लिखते हैं यहाँ पे, consider a partial negative charge induced
besides positive plate of parallel plate capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब पॉजिटिव प्लेट जो पैरेलल प्लेट का है वहां पे इंसुलेटर के इनर साइड पे क्या हो गया है, एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। तो लिख सकते हैं कंसीडर द पार्शियल नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड in dielectric cells induced in dielectric cells besides positive plate of parallel plate capacitor। हो गया कैपेसिटर एंड वाइस वर्सा मतलब यानी इसका उल्टा भी ट्रू है, इसका उल्टा ट्रू है मतलब एंड वाइस वर्सा। मैंने बस स्टेटमेंट लिख दिया। तो हमारे लिए पॉइंट है कि आखिर ये चार्ज कितना इंड्यूस हुआ है, ये समझने की जरूरत है हमारे। तो हमने माना कि चलो अगर इंड्यूस हुआ है तो हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर में फील्ड कितना होगा। एक डाइपोल मोमेंट की वजह से अगर मैं बोलूं एक पूरे अंदर का अगर फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लीजिए मैं निकालना चाहता हूं अंदर में फील्ड, तो अंदर में फील्ड दो रीजन से होगा। एक होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से, उसकी वजह से फील्ड तो हम पहले से जानते हैं वो क्या है, ई है। और दूसरा होगा हमारा इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से, ई इंड्यूस्ड की वजह से, उसको हम लोग कहते हैं ई इंड्यूस्ड। अगर बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन dielectric cells is electric field in dielectric cells is E equals to एक्सटर्नल फील्ड, याद रखिए एक्सटर्नल फील्ड यानी आपके बाहर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से, माइनस ई इंड्यूस्ड। गौर से एक बात देखना, क्या आप लोग इस बात को मानते हो क्या कि पहले जो सिर्फ फील्ड था वो बाहर के प्लेट की वजह से था, लेकिन अभी इस चार्ज के इंड्यूस होने की वजह से कुछ पार्ट ऑफ फील्ड डिक्रीज कर गया है। क्या हो गया, एक्सटर्नल माइनस क्या हो गया, ई इंड्यूस हो गया है। क्लियर है? तो अब नेट फील्ड जो हो जाता है वो डिक्रीज कर गया है। कितना हो गया देखिएगा, एक्सटर्नल फील्ड कितना है मेरे पास, एक्सटर्नल फील्ड है हमारे पास कितना, ई एक्सटर्नल। अगर मैं बोलूं तो मैं कहूंगा बाहरी चार्ज की वजह से कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस इंड्यूस की वजह से कितना हो जाएगा, सिग्मा इंड्यूस्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा, ई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये है मेरा नेट फील्ड इनसाइड। लेकिन आप पहले से ही जानते हो कि किसी मीडियम में अगर आप फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो फील्ड इन द मीडियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन सीधा के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या बोलिए, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से किसी मीडियम में फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम तो पढ़े थे ना कि एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता है, के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देता हूं, एक है जो हमने अभी ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हमारा अंदर में जो फील्ड है वो दो चार्जेस की वजह से है, एक बाहरी प्लेट की वजह से है और एक अंदर में जो चार्ज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, हमने लिख लिया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हम जानते हैं कि मीडियम के अंदर जो फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर है? अब मैं दोनों को अगर इक्वेट कर दूं तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा आई बाई एप्सिलॉन नॉट तो कट जाएगा, सिग्मा आई अगर निकालने जाऊं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चार्ज इंड्यूस्ड का फॉर्मूला है सिग्मा कॉमन 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, मैं एक बात कह सकता हूँ, ये अभी तक एग्जाम में कभी आया नहीं है बोर्ड्स में।
लेकिन ये हॉट क्वेश्चन में आ सकता है कि आखिर एक डाई इलेक्ट्रिसिस में आखिर कितना चार्ज इंड्यूस होगा। मान लीजिए आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि किस पे डिपेंड करता है चार्ज इंड्यूस्ड। चार्ज इंड्यूस्ड डिपेंड करता है एक्सटर्नल चार्ज और डाई इलेक्ट्रिसिटी यानी कांस्टेंट यानी के पे डिपेंड करता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है और एक्सटर्नल चार्ज पे डिपेंड करता है। ये है मेरा चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर प्लेट्स। इज दिस क्लियर? क्या सबको क्लियर है? मैं दो बातें बताना चाहता हूं यहाँ पे। एक कि डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर फील्ड डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि उसके उस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर में एक दूसरा ही एक ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है जो फील्ड को रिड्यूस कर देता है। ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है अपना, और दूसरा रीजन क्या है कि हम जानते हैं कि रिड्यूस तो कर रहा है लेकिन कैसे कर रहा है वो हम जानते हैं पहले से ही। मीडियम में कोई भी चीज एप्सिलॉन नॉट की क्या हो जाता है, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। इस आज का क्लास यहीं तक चलेगा। अगले दिन हम लोग बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर। हमारा टॉपिक बच गया है, हमें आधे घंटे टॉपिक खत्म करने में जरूर लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम लोग छोटे मोटे चीजें हमारी, अगला दिन हमारा कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। होप आप एनसीईआरटी पूरा करके आओगे। मैं उसके बाद एनसीईआरटी को डिस्कस करूंगा। अगले दिन चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी डिस्कस कर पाएंगे कि नहीं, आप पूरा कर लो एनसीईआरटी। हम लोग किसी दिन भी डिस्कशन कर सकते हैं। चैप्टर 2 आपका अगले दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर दिस चैप्टर। नोट्स को ठीक करना, नोट्स को बनाना, सब कुछ शुरू कर दो। मैं किसी नोट्स मांगूंगा इसका। ठीक है, चलिए। हैव अ नाइस डे बच्चों। किसी ने हैंड रेस किया? एनिमेज बोलिए सर। हेलो बोलिए। सर, आप बोले थे कि एयर इंसुलेटर है। एक इस तरह का इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिसिस भी कह सकते हो। डाइलेक्ट्रिसिस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। सर, तो टेस्ला कॉइल का क्या फंडा है? टेस्ला टेस्ला कॉइल का क्या फंडा है? नहीं पढ़ना है। टेस्ला कॉइल बिल्कुल भी हमारे लिए सर मतलब, इररिलेवेंट सर चीज है। आउट ऑफ सिलेबस है, पूछ रहे नहीं, हमने टेस्ला कॉइल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड नहीं है। टेस्ला कॉइल सर मतलब, इंडक्शन पे डिपेंड करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। सर वो तो एयर में भी ये कुछ निकालता है ना, इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो होता है एयर की वजह से नहीं होता है, वो आयंस प्रेजेंट इन एयर की वजह से होता है। अच्छा, तो हम वो मान के चलने की नहीं है। ठीक है न्यूज। ओके सर। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। दिव्यांशु,